everyone, welcome back to your favorite channel Adda 24/7 9 10 10. So this is the last minute और सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम लॉन्ग आंसर्स को कैसे लिखें और कौन से लॉन्ग आंसर जो हैं वो हैं इंपॉर्टेंट। तो ये एक लास्ट वीडियो है जिसमें मैं आपको कुछ लॉन्ग वीडियोस बताने वाली हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बताने वाली हूँ और इस वीडियो से आप ये भी जानेंगे कि हमें लॉन्ग आंसर को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो लॉन्ग आंसर कौन से इंपॉर्टेंट है पूरे मैंने नहीं लगाए हैं इसमें, पर कुछ लॉन्ग आंसर आपको इसमें मिल जाएंगे और उसको आपको लिखना कैसे है एग्जाम में इसके बारे में भी आपको अच्छे से जानकारी मिलेगी। तो जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है, ये सीबीएसई 2020 में भी आया था। तो एक्टिविटी मैंने आपको शॉर्ट्स के जरिए बताई थी कि कौन कौन से एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, तो एक्टिविटी लिखने के लिए भी आपको आ सकती है, तो इस बात के लिए तैयार रहिएगा। जब भी आप लॉन्ग आंसर लिख रहे हैं मेक श्योर कि आप हमेशा पॉइंट्स में ही आंसर लिखेंगे, कभी भी पैराग्राफ में लॉन्ग आंसर नहीं लिखेंगे, क्योंकि जैसे ही आपने पैराग्राफ लिखा वैसे आपके नंबर कम होना वहां से शुरू हो जाते हैं। तो आपके लिए ये जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि डिजाइन द एक्टिविटी टू शो दैट द क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। ये बताना है कि क्लोरोफिल जो है इट इज एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। क्लियर है? इस एक्टिविटी में हमें ये सिखाना है। अब इसमें हमें क्या बताना है, मटेरियल क्या क्या चाहिए हमें। इसके लिए पहले आपको एक्टिविटी बता रहे हो तो एक्टिविटी में मटेरियल बताना पड़ेगा कि क्या क्या लगेगा। सबसे पहले आपको लगेगी एक वेरीगेटेड लीव्स जो कि धब्बेदार होती है, जो कि मनी प्लांट ले लीजिए आप, पेंसिल, बीकर, वाटर बाथ, ये सब चीजें आपको लगेंगी। प्रोसीजर क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक जो प्लांट है वेरीगेटेड लीफ का उसको 3 दिन तक डार्क में रखिए ताकि स्टार्च पूरा यूटिलाइज हो जाए, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं डी स्टार्चिंग। नाउ कीप दिस प्लांट इन द सनलाइट फॉर 6 आवर। उसके बाद इसको निकालिए और सनलाइट में प्लांट को 6 घंटे के लिए रख दीजिए। उसके बाद एक वेरीगेटेड लीफ को जो है तो तोड़ लीजिए। ठीक है, प्लग द वेरीगेटेड लीफ फ्रॉम द प्लांट। नाउ मार्क द ग्रीन एरियाज, और ये मार्क द ग्रीन एरियाज आपको इंप्रेशन लेने हैं, मतलब बेसिकली आपको एक लीफ का एक फॉर्मेट ड्रॉ कर देना है पेपर में। नाउ ट्रेस द शीट ऑफ द पेपर, नाउ ट्रेस द ग्रीन एरियाज व्हिच इज प्रेजेंट इनटू द लीफ। जैसे आप कार्बन कॉपी बनाते हैं ना, वैसे ट्रेस द लीफ इंप्रेशन इनटू द शीट ऑफ अ पेपर एंड मार्क द एरिया व्हिच इज द ग्रीन। ग्रीन मतलब वहां क्लोरोफिल थी। अब उसके बाद आपको क्या करना है, उसे हमें डिप करना है हमें किसे, वाटर बाथ में। तब जब तक डिप करना है वाटर बाथ में, उबालना मतलब तो हल्का, उसमें करीब 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहता है, जब तक वो डीकलराइज ना हो जाए। उसके बाद डीकलराइज मतलब अब उस लीफ में कहां कहां हरा एरिया है वो नहीं दिखाई दे रहा है। ना उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद अब आप इस लीफ को आयोडीन में डुबो देंगे। जब आप आयोडीन से निकालेंगे तो जहां जहां ग्रीन एरिया था वहीं पे क्लोरोफिल था। तो जब आपने 6 घंटे के लिए वापस से उसे सनलाइट में रखा होगा तो सिर्फ उसी जगह पे फोटोसिंथेसिस हुई होगी, क्योंकि सिर्फ वहीं क्लोरोफिल था। तो जो एरिया ब्लैक हुआ है वो ये बताता है कि सिर्फ इसी जगह पे फोटोसिंथेसिस हुई है, क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफिल था। टेक द लीफ एंड रिंस ऑफ द आयोडीन सोल्यूशन। रिंस ऑफ मतलब धो दीजिए। नाउ ऑब्जर्व द चेंज इन द कलर ऑफ लीफ एंड कंपेयर विद द ट्रेसिंग ऑफ लीफ डन इन द बिगिनिंग। तो जो एरिया ब्लैक हुआ होगा, ऑब्जर्वेशन, फिर ऑब्जर्वेशन लिखोगे आप। देखो अब आप ऐसा बना भी देना डायग्राम तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। द लीफ शोज 2 टाइप ऑफ पैचेस, ब्लूइश ब्लैकिश एंड व्हाइटिश। ब्लूइश ब्लैकिश एरियाज कंटेन द स्टार्च व्हाइल द व्हाइट एरिया विदाउट स्टार्च। तो ये आपको क्या बताती है, ये आपको ये बताती है कंक्लूजन। इस एक्सपेरिमेंट से हमको ये पता चलता है कि क्लोरोफिल कंटेनिंग एरिया में ही स्टार्च बना, जो कि फोटोसिंथेसिस वाला एरिया था, क्योंकि वहां क्लोरोफिल था। ठीक है, दैट इज व्हाई क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। अगला जो लॉन्ग आंसर है वो ये है, देखो, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ द फूड इन द माउथ, स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। माउथ में देखो फिर से डाइजेशन इन द माउथ, माउथ मतलब बकल कैविटी। माउथ में क्या होता है, जो आपका पहले जरूरी, देखो माउथ में डाइजेशन पूछा है, पर अगर आप लॉन्ग आंसर लिखना चाहते हैं तो लॉन्ग आंसर में हमेशा 2-4 लाइन उसके आसपास की आपको एक्स्ट्रा लिखनी ही पड़ती है बच्चों, ये बात हमेशा याद रखिए। तो इसमें क्या लिखा है, देखो माउथ में टीथ होता है, माउथ में हम खाने को चबाते हैं, उसमें सलाइवरी ग्लैंड्स होती है माउथ के चारों तरफ विच सिक्रीट द सलाइवा। आप कुल मिला के माउथ में सिर्फ एक ही लाइन का काम हो रहा है, विच इज द डाइजेशन ऑफ फूड बाय द सलाइवरी एमाइलेज, पर फिर भी उसने पूरा लिखा है और आप स्टार्च को सलाइवरी एमाइलेज के प्रेजेंस में माल्टोज में तोड़ते, सिर्फ एक ही लाइन पर उसने पूरा बताया। स्टमक में क्या प्रेजेंट होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, जबकि लाइन सिर्फ एक ही है कि भैया हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, म्यूकस होता है और पेप्सिन होता है, उसमें सिर्फ इतना ही है, पर पूरा लिखा। स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस निकालती है, जिसमें गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि एंजाइम को एक्टिवेट करता है। म्यूकस क्या करता है, म्यूकस गिव्स द
प्रोटेक्शन टू द वॉल ऑफ स्टमक। पेप्सिन क्या करता है, ये एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है जो कि कुछ प्रोटीन को जो है तो पेप्सिन और पेप्टोन में कन्वर्ट करता है। नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। ये क्या क्या रिसीव करता है, इट रिसीव्स द बाइल जूस। बाइल जूस, अब देखो कायदे से बाइल जूस में क्या लिखना था, बाइल सॉल्ट विच इमल्सिफाइड द फैट। फिर भी देखो लॉन्ग आंसर में क्या लिखा गया है, कभी भी किसी भी आंसर को शुरू करने से पहले उसके, अगर आप 1 मार्क शुरू कर रहे हैं तो कम से कम 4 वर्ड का इंट्रोडक्शन, 2 मार्क शुरू कर रहे हैं तो 1 लाइन का, 3 मार्क शुरू कर रहे हैं तो 1 लाइन का, 4 मार्क 5 मार्क शुरू कर रहे हैं तो 1 लाइन का इंट्रोडक्शन आपको देना पड़ेगा ताकि आंसर आपका कंप्लीट लगे। ठीक है बच्चे, अब देखो बाइल जूस जो है वो कहां से निकलता है, लीवर से निकलता है, और बाइल जो है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर करता है। बाइल जो है मीडियम को एल्कलाइन बनाता है और ये फैट ग्लोब्यूल को तोड़ता है, जिसे इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट तो कहते हैं। अब देखो पैंक्रियाटिक जूस भी रिसीव करता है स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज सिक्रीटेड बाय द पैंक्रियास। इट कंटेन एंजाइम, एमाइलेज, स्टार्च, ट्रिप्सिन फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड द फैट। इंटेस्टिनल जूस ऐसा नहीं है, हर चीज का कंप्लीट डाइजेशन अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है तो लास्ट में हर चीज का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टिनल जूस से ही होगा। क्लियर है, ये बात याद रखना। तो इंटेस्टिनल जूस जो होता है, आपके पास माल्टोज बना रखा है, माल्टेज एंजाइम होता है, लाइपेज भी होता है इसके पास। तो इंटेस्टिनल जूस के पास इट कंटेन ऑल द एंजाइम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इनटू द ग्लूकोज, protein, peptone, peptide into the amino acid and fat into the fatty acid and glycerol। कोई भी चीज को सिंपलेस्ट करने के लिए आपके जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन एन ऑर्गेनिज्म ए, ठीक है, ए one molecule of organism A, ठीक है, of glucose produce 2 ATP, ठीक है, 2 ATP। अब अच्छा, एक मॉलिक्यूल जो है वो 38 ATP कर रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो दूसरा मॉलिक्यूल 2 ATP कर रहा है। अब आपको ये बताना है विच ऑर्गेनिज्म अंडरगोइंग द एरोबिक रेस्पिरेशन जो 38 ATP प्रोड्यूस कर रहा है, विच ऑर्गेनिज्म अंडरगोइंग द एनारोबिक रेस्पिरेशन जो 2 ATP प्रोड्यूस कर रहा है, विच टाइप। अब जैसे देखो मैं ऐसा बोल रही हूँ पर आपको प्रॉपरली लिखना पड़ेगा 38 ATP, तो आपको लिखना पड़ेगा कि ऑर्गेनिज्म विच इज प्रोड्यूसेस द 38 ATP is the organism B, in which the complete oxidation of glucose takes place into the mitochondria, and because of this 38 ATP is going to produce, which is a huge amount of ATP. This is called as aerobic respiration। ठीक है, तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। Name the organism which behaves like A। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म बताइए जो बिहेव करता है A की तरह। Which organism behave like A? तो ऑर्गेनिज्म ईस्ट बिहेव लाइक A मतलब 2 ATP। तो ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, ईस्ट। नेम द ऑर्गेनिज्म विच बिहेव लाइक बी, इट इज द ह्यूमन बीइंग। ठीक है, अब आपको बताना है रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम। अब देखो ये डायग्राम आपको बनाने के लिए भी आ सकता है बच्चों, और इसकी लेबलिंग करने के लिए भी आ सकता है। ठीक है, अब देखो आइडेंटिफाई द पार्ट फ्रॉम द अबव डायग्राम विच फ्लैटेंस ड्यूरिंग द इनहेलेशन। बताइए इनहेलेशन के समय क्या फ्लैट होता है, डायफ्राम। आइडेंटिफाई द पार्ट फ्रॉम द अबव डायग्राम टर्मिनेट्स द बलून लाइक स्ट्रक्चर दैट इज द एल्वियोलाई। आइडेंटिफाई द, तो देखो कई बार ऐसा होता है कि हमें बड़े क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर में दिखाई देते हैं, कई बार छोटे क्वेश्चन 4-5 नंबर में दिखाई देते हैं पर उनका आंसर बड़ा होता है। तो घबराना मत, इत्मीनान से लिखना, सब बनेगा। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द अबव डायग्राम विच पार्ट प्रोटेक्ट द लंग्स, दैट इज द रिब्स। ठीक है, दैट इज द रिब्स प्रोटेक्ट द लंग्स। उसके बाद आपको ये बताना है नेक्स्ट इज व्हाट वुड बी द कंसिक्वेंसेस ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडी, एनीमिया। अगर आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी होगी तो आपके पास हीमोग्लोबिन कम है तो ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन ही घुमाता है तो भैया ऑक्सीजन भी कम होगा। तो आप लिखोगे हीमोग्लोबिन इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट विच बाइंड विद द ऑक्सीजन एंड डिलीवर द ऑक्सीजन टू द टिश्यूज एंड फ्रॉम द टिश्यूज टू द लंग्स। ठीक है, इफ द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इज लेस टू इनटू योर बॉडी इट कॉजेज द एनीमिया एंड बिकॉज ऑफ दिस अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन इज लेस इनटू योर बॉडी एंड योर बॉडी बिकम टायर्ड। आपको पूरा लिखना पड़ेगा ये। ठीक है, नाउ अब आपको रीजन देना है व्हाई द वेंट्रिकल हैव द थिकर मस्कुलर वॉल देन द आर्टरिया। वेंट्रिकल को पूरे बॉडी में ब्लड पंप करना होता है टूवर्ड्स द लंग एंड टूवर्ड्स द बॉडी, दैट इज व्हाई उसके हमेशा प्रेशर से ब्लड को बाहर करना होता है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज स्लो। किसका, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द प्लांट इज स्लो बिकॉज ये सिंपल होता है, उन्हें बहुत ज्यादा फोर्सेस की जरूरत नहीं होती, उन्हें चलना फिरना नहीं होता, प्रेशर से ज्यादा चीजों की जरूरत है नहीं। सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड इन एक्वेटिक वर्टिब्रेट डिफर फ्रॉम द टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट, यस।
एक्वेटिक वर्टिब्रेट में सर्कुलेशन डिफरेंट होता है क्योंकि उन्हें डिसॉल्व फॉर्म से ऑक्सीजन निकालनी होती है, हमें एयर से निकालनी होती है, इसलिए हमारा डिफरेंट होता है। पर ये आप पूरा डिटेल से लिखोगे भैया, डेंसर मीडियम से ऑक्सीजन निकालना जो होता है वो टफ होता है, इसलिए उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेशन सिस्टम दोनों ही कॉम्प्लेक्स होता है। ड्यूरिंग द डे टाइम वाटर एंड मिनरल ट्रैवल फास्टर थ्रू द जाइलम, क्यों? क्योंकि ट्रांसपिरेशन पुल काम कर रहा होता है। द लीफ कंटिन्यूअसली लॉसेस द वाटर फ्रॉम द एरियल एजेस ऑफ देयर पार्ट, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन व्हिच जनरेट द नेगेटिव प्रेशर इनटू द रूट, ठीक है, which create the suction pressure into the root which is called as transpiration pull. Because of this water makes the column and removed out from the leaves. This is called as transpiration pull और इसीलिए देर में ज्यादा होता है। रात में स्टोमेटा क्लोज होते हैं, veins have the walls which prevent the backflow, तो ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा। Describe the process of urine formation into the kidney. अब आपको ये बताना है कि क्या फॉर्मेशन होता है यूरिन फॉर्मेशन इन द किडनी, ठीक है। अब ये देखो सिर्फ इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है पर अभी हमको मैं बहुत सारे और लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगी अभी, ठीक है। यूरिन फॉर्मेशन इन द किडनी के आपके 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले यूरिन जो होता है वो नेफ्रॉन बनाता है, पूरा लिखना पड़ेगा। नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी की। ब्लड नेफ्रॉन से बड़े हाई प्रेशर से बहता है, उसमें बहता है। अब आपकी जो ब्लड कैपिलरीज है उन्हें हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, जो कि बोमन कैप्सूल में रखी होती है। पहला स्टेप है फिल्ट्रेशन, हाई प्रेशर से ब्लड को हम फिल्टर करते हैं और जितनी भी इंप्योरिटीज होती हैं साथ में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो नीचे फिल्टर होकर नेफ्रॉन में आ जाती हैं। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं वी नीड टू रीअब्सॉर्ब अगेन इनटू द ब्लड, जो कि कहां से होता है टिब्युलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन एंड लूप ऑफ हेरले से, ठीक है। इसमें आप क्या क्या एब्सॉर्ब करते हैं? ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट्स और बाकी सारी चीजें, ठीक है। अब नाउ इस फिल्ट्रेट में जो बचा है वो उसमें यूरिया होता है, सॉल्ट होता है, वाटर होता है। रीअब्सॉर्प्शन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें पानी भी बहुत ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। पानी को हम ऑस्मोसिस से एब्सॉर्ब करते हैं। ट्यूबुलर सिक्रीशन, इफ द सम नाइट्रोजनस वेस्ट एंड प्रोडक्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड, अगर मान लो ब्लड में रह गया तो हम अगेन उसे लूप ऑफ हेनले में मिला सकते हैं। तो आपको पूरा डिटेल ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब बताइए, इन सम सिचुएशन इन आवर डे टू डे लाइफ रिक्वायर क्विक रिस्पॉन्स फ्रॉम आवर बॉडी, इलस्ट्रेट द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम। आपको इसमें रिफ्लेक्स एक्शन का पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा बेटा। ये किसका है बताइए? आपकी बॉडी में हमेशा कभी कभी क्विक रिस्पॉन्स होता है तो क्या हो रहा है आपकी बॉडी में? रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा है, तो पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा। और इसी को देखो सेम चीज को और में रिफ्लेक्स एक्शन से पूछा गया है, तो आपको पूरा रिफ्लेक्स एक्शन एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि रैपिड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है, आपके वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं होता, ये एक इनवॉलंटरी एक्शन है, सिंपल है, ठीक है। और ये तब होता है जब आपको कोई स्टिमुलस के लिए तुरंत रिस्पॉन्स करना होता है, जैसे हॉट प्लेट में हाथ रख के तुरंत हटा देना, ठीक है। जैसे शार्प ऑब्जेक्ट में आप अपना हाथ रख देते हैं तो तुरंत हटा देना, ठीक है। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट इज, तो ये आपको रिफ्लेक्स आर्क का डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। और कौन से लॉन्ग आंसर हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। लॉन्ग आंसर में आपसे पूछा जा सकता है, मैं बताती हूँ, हार्ट का मशीनरी पूरी पूछी जा सकती है लॉन्ग आंसर में। लॉन्ग आंसर में मेंडल के कॉन्ट्रीब्यूशन जरूर पूछे जा सकते हैं आपसे। लॉन्ग आंसर में एनवायरमेंटल में आपको क्या एनवायरमेंट में क्यों ओजोन होल होता है, ओजोन के होल होने से क्या आपको डिफेक्ट है और आप कैसे आप मैनेज करेंगे, वेस्ट को कैसे मैनेज करें इसमें ना हो। फिर उसके बाद लॉन्ग आंसर में आपसे पूछा जा सकता है ब्रेन का पूरा डिटेल। सो दीज आर द सम क्वेश्चन जो आपके लॉन्ग आंसर में पूछे जा सकते हैं। एक्चुअली एजेंडा ये नहीं है कि लॉन्ग आंसर जो है कौन सा पूछा जाएगा, एजेंडा ये है कि पूछा आपसे कुछ भी जाए, स्टार्टिंग आप बिल्कुल ऐसी लगनी चाहिए कि हाँ हम कोई चीज स्टार्ट कर रहे हैं। रैंडमली कुछ भी उठा के मत लिखिए, पॉइंट्स में लिखिए, हाईलाइट करिए इंपॉर्टेंट वर्ड को जिन्हें आप दिखाना चाहते हैं। सो दिस इज द सम ट्रिक टू लर्न द लॉन्ग आंसर एंड दीज आर द सम important long answer which may be going to come into your examination. All the very best for your science examination. I know you will follow the examination, you will तोड़ो the examination, you will चीरो the examination और आप बहुत अच्छा एग्जाम करके आएंगे। Thank you so much बच्चों, take care, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से एग्जाम